हेलो बंधु, आज हम पहले 10 से 11 वाले के लिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास 10 से 11 वालों के लिए रहेगा, फिर कल से 7 से 8 वालों के लिए भी रहेगा और 10 से 11 वालों के लिए भी रहेगा। ठीक है, तो क्लास डेली चलेगा, पक्का चलेगा। आज पहला बार था इसलिए थोड़ा देर हो रहा था, अब देर नहीं होएगा यार। दस से 11 वाले को हमने पढ़ाया था हिंदी मीडियम वाले को, दो सेकेंडरी गोला से बना अगर संधारित्र रहेगा तो उसका धारिता कितना होगा। हमने बताया था कि देखो भाई, ये एक बड़ा गोला है ना, और एक छोटा गोला है। इस पर आवेश हमने दे दिया, देखो कैपिटल क्यू, इस पर आवेश दे दिया हमने स्मॉल क्यू। ये बड़ा गोला का त्रिज्या बड़ा आर हो गया और छोटा गोला का त्रिज्या छोटा आर हो गया। दोनों को रिवीजन करवाते हैं। दो सेकेंडरी गोला है, दो कोसेंट्रिक स्फीयर है, एक बड़ा गोला एक छोटा गोला। ये दोनों गोला, दोनों स्फीयर का सेंटर एक ही स्थान पर है। बड़ा गोला का भी सेंटर यहीं पर, छोटा गोला का भी सेंटर यहीं पर। बड़ा गोला पर बड़ा कैपिटल क्यू आवेश, छोटा गोला पर स्मॉल क्यू आवेश। अब इस प्रकार से क्या बन गया, ये बन गया क्या, ये बन गया कैपेसिटर, ये बन गया स्फेरिकल कैपेसिटर, ये बन गया गोलीय संधारित्र बन गया। तो ये जो गोलीय संधारित्र बना, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर बना, गोलीय संधारित्र बना, इसका धारिता कैपेसिटेंस, इसका धारिता या कैपेसिटेंस के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इतना हम लोगों ने निकाला था, ये एक फार्मूला निकाला था। टू इंग्लिश में कहें, इंग्लिश में अगर बोलें तो टू कोसेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का रेडियस कैपिटल आर स्मॉल आर है। एक पर चार्ज, बड़े गोले पर चार्ज बड़ा क्यू, छोटे गोले पर चार्ज छोटा क्यू। ये बड़ा क्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि अधिक चार्ज है, छोटा क्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि कम चार्ज है, बस ये अलग अलग चार्ज को दिखा रहा। बड़े गोले पर अलग चार्ज, छोटे गोले पर अलग चार्ज, बस चार्ज को अलग अलग दिखा रहा। तो इस प्रकार से क्या है, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है। बड़े पर चार्ज बड़ा क्यू, छोटे पर चार्ज छोटा क्यू, बड़े गोले का रेडियस बड़ा आर, छोटे गोले का रेडियस छोटा आर, दोनों गोला का सेंटर एक ही स्थान पर है। तो क्या बन गया, ये कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। एक बार हिंदी में फिर से बोल देते हैं। दो सकेंद्री, सेकेंडरी माने एक ही केंद्र वाला, सकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र वाला, दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र है। जो दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र है, इसमें बड़े गोले का त्रिज्या बड़ा आर, छोटे गोले का त्रिज्या छोटा आर, बड़े गोले का आवेश बड़ा क्यू, छोटे गोले का आवेश छोटा क्यू। तो क्या बन गया, सकेंद्री गोलीय संधारित्र। और इस सकेंद्री गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर गुना स्मॉल आर बटा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आया होगा, प्रूफ तो हमने किया था। यहां पर एक बात बताया था, क्या बताया था? छोटे गोले का विभव हमेशा अधिक होता है, छोटे गोले का विभव हमेशा अधिक होता है और बड़े गोले का विभव हमेशा कम होता है। ध्यान रखना, छोटे गोले का विभव अधिक होता है। तीर हम ऊपर लगा रहे, ऊपर तीर का मतलब विभव अधिक होता है, और बड़े गोले का विभव हमेशा कम होता है, कम होता है। विभव मतलब पोटेंशियल। छोटे स्मॉल स्फीयर का पोटेंशियल मोर होगा और लार्जर स्फीयर का पोटेंशियल लेस होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसी के आधार पर इसी के बेसिस पर हम लोग को पढ़ना है वांडे ग्राफ जनित्र, वांडे ग्राफ जनित्र, वांडे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, उसी को आज हम लोग पढ़ते हैं पहले। इसके बाद आज 3 वीडियो बनाएंगे, ये वाला भेजेंगे आपको, इससे नोट कर लेना। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी आज ही कर लेंगे, ताकि कल जो है 10 से 11 और 7 से 8 दोनों को मिला के बात करा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि 2 सकेंद्रीय गोलीय संधारित्र होता है, उसमें छोटे गोले का विभव बड़ा होता है और बड़े गोले का विभव हमेशा छोटा होता है। छोटे गोले का विभव अधिक होगा, बड़े गोले का विभव कम होगा। इसका एक फायदा होता है। यहां समझ गया बात? अब इधर आ जाओ, देखो ये एक हम प्लेट लिए, प्लेट है, प्लेट मैं कह रहा हूं प्लेट है, ये कोई लाइन नहीं है, प्लेट, ऐसा प्लेट है। धातु का प्लेट है, तो धातु के प्लेट को हम ऐसे रखेंगे तो आपको तो किनारा दिखाई देगा ना जी। तो बस हम यही वाला किनारा यहां पर बनाए हैं, किनारा बनाया है, ये प्लेट ऐसे रखा हुआ है। तो धातु का प्लेट एक यहां पर और धातु का एक प्लेट यहां पर। इस प्लेट पर दिया +4, +4 देने का मतलब क्या हो गया? उच्च विभव। +4 देने का मतलब हो गया उच्च विभव, इसको कहेंगे हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल। दूसरे प्लेट पर देते हैं हम ऋण आवेश, ऋण आवेश देने का मतलब क्या हो गया? निम्न विभव, निम्न विभव, निम्न विभव का मतलब क्या हो गया? लो पोटेंशियल। तो अगर हम एक प्लेट पर हाई पोटेंशियल उच्च विभव, एक प्लेट पर निम्न विभव लो पोटेंशियल रखते हैं, बीच में यहां पर एक चार्ज रखते हैं, क्यू चार्ज, जो कि क्या है? प्लस है। तो एक हम प्लस चार्ज, प्लस क्यू आवेश वाला चार्ज रख दिया। प्लस क्यू चार्ज को आप धनावेश भी कहते हो। तो इस धनावेश को जब प्लेट के बीच में रखोगे तो यह धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा, इसका नेचर होता है। धनावेश का नेचर क्या होता है कि यह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। यही बात आप यहां भी लगा सकते हैं। मैंने कहा कि छोटे गोले का विभव हमेशा बड़ा होता है, बड़ा होना माने उच्च विभव, विभव अधिक होना माने क्या हो गया? उच्च विभव, उच्च विभव, हाई पोटेंशियल। विभव कम होना माने लो पोटेंशियल, विभव कम होना माने लो पोटेंशियल। इसको आप कह सकते हैं निम्न विभव। विभव कम होना माने निम्न विभव, विभव कम होना माने निम्न विभव लो पोटेंशियल, विभव अधिक होना माने उच्च विभव हाई पोटेंशियल। अब जो बात यहां अप्लाई हो रहा है वही बात यहां भी अप्लाई होगा। यहां क्या अप्लाई हुआ कि धन आवेश हमेशा
उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो यही बात यहाँ भी अप्लाई करेंगे। छोटा गोला का उच्च विभव, बड़ा गोला का निम्न विभव। यदि हम दोनों गोला के बीच में, सुन लो, यदि हम दोनों गोला के बीच में तार को जोड़ दें, क्या कर दें, एक तार को जोड़ दें, तार को जोड़ दिया, दोनों गोला के बीच में हम तार जोड़ देंगे तो छोटा गोला का विभव क्या है, उच्च है, अब बड़ा गोला का विभव क्या है, निम्न है। तो कोई भी धन आवेश क्या करेगा, धन आवेश जो है प्लस चार्ज जो है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। तो यहाँ पर कोई भी धन आवेश रखोगे तो छोटा गोला से बड़ा गोला की ओर चला जाएगा, छोटा गोला से बड़ा गोला की ओर चला जाएगा। तो इसी सिद्धांत के आधार पर वन डे ग्राफ का जनरेटर बना हुआ है, वन डे ग्राफ का जनरेटर बना हुआ है। वन डे ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, दो गोला होता है, एक छोटा गोला होता है, एक बड़ा गोला होता है। छोटा गोला और बड़ा गोला दोनों का सेंटर एक ही स्थान पर होता है। तो कहेंगे ना जी क्या बन गया, टू कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। हिंदी में कहें तो दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र बन गया, क्योंकि दोनों गोला का सेंटर क्या है, एक जगह पर है। तो दो कोसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर बन गया। अब छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है, बड़े गोला का विभव हमेशा निम्न होता है। तो कोई भी आवेश, कोई भी धन आवेश यदि छोटा गोला पर दोगे तो छोटा गोला से बड़े गोले की ओर चला जाएगा। इसी सिद्धांत पर काम करता है वन डे ग्राफ जनरेटर, वन डे ग्राफ जनरेटर, जिसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नोट करें, इसको नोट नहीं करना है, ये सब विद्यार्थी का पढ़ा हुआ है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, वन डे ग्राफ जनरेटर। हेडिंग क्या बना लीजिए, वन डे ग्राफ जनरेटर। हिंदी वालों को पढ़ा रहे, अंग्रेजी वालों को पढ़ा हुआ है। वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर। जनरेटर माने जनरेटर, जनरेटर माने जनरेटर, वो जो हैंडल मार के फट 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 चलता है और जिससे बिजली निकलता है, और क्या कहते हो, जनरेटर कहते हो ना, वही वाला जनरेटर है, मगर दूसरे ढंग का जनरेटर है। वो वाला जनरेटर भी पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म में। वन डे ग्राफ जनरेटर, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला, जनरेटर माने उत्पन्न करने वाला। क्या उत्पन्न करने वाला, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला, आवेश उत्पन्न करने वाला, वन डे ग्राफ जनरेटर। कैसा होता है वन डे ग्राफ जनरेटर, देखो यहां पर ये एक कुचालक पदार्थ से बना हुआ हौज है। हौज माने खाली स्थान, घर। हौज, हौज माने खाली स्थान। हौज अक्सर देखिएगा टंकी बना होता है ना, टंकी, दीवार का टंकी बना होता है, तो टंकी को हम लोग हौज भी कहते हैं। तो ये क्या है, एक खाली स्थान है, टंकी है, हौज है। थोड़ा छोटा बनाते हैं, तो ये एक हौज है, टंकी है। अब इस हौज में यहां पर एक दीवार रहेगा। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
यहाँ पर एक दीवार रहेगा। अच्छा, उसके बाद इस हौज के ऊपर में स्तंभ रहेगा। स्तंभ, स्तंभ समझ रहा है? स्तंभ मतलब कोई चीज़ को खड़ा रखने वाला, किसी वस्तु को अपने माथे के ऊपर रखने वाला। जैसे देख लो, ये गिलास है, ठीक है, तो इस गिलास को हम स्तंभ कह सकते हैं। कब कहेंगे स्तंभ? मान लो कि इस गिलास के ऊपर में हमने ये डब्बा रख दिया, तो इस डब्बा के लिए गिलास क्या बन गया? स्तंभ बन गया। स्तंभ उसको कहते हैं जिसके ऊपर में तुम कुछ रख सकते हो, उसको कहते हैं स्तंभ। तो ये स्तंभ बन गया और स्तंभ के ऊपर में तुमने क्या रख दिया? डब्बा। वैसे ही यहां पर एक स्तंभ है, ये देखो स्तंभ है, और यह स्तंभ भी जो होगा ना वो विद्युत रोधी का बना रहेगा। स्तंभ किसका बना रहेगा? स्तंभ भी जो है वो विद्युत रोधी का बना रहेगा। ये स्तंभ जो है विद्युत रोधी माने इंसुलेटर का बना रहेगा। यह स्तंभ भी इंसुलेटर का बना रहेगा, विद्युत रोधी का बना रहेगा। अच्छा, यहां पर देखो एक दीवार है। अच्छा, तो ये सब विद्युत रोधी है। ये हौज भी क्या है? विद्युत रोधी है। और यह स्तंभ भी क्या है? विद्युत रोधी है। ये हो गया हौज। हौज के ऊपर में क्या है? स्तंभ। स्तंभ भी बना रहेगा। स्तंभ मतलब कि किसी को अपने ऊपर बोझ उठाने वाला, कोई वस्तु जो अपने ऊपर बोझ उठाता है, और आज की कहते हैं स्तंभ कहते हैं, स्तंभ है। अब देखो यहां पर एक मोटर लगा रहेगा। मोटर, चूंकि 10 से 11 के बच्चे सब गांव से बिलोंग करते हैं तो मैं इसको बताता हूं। मोटर के बदले यहां पर पीटर कहो। पीटर किसको कहते हैं? पीटर। वो जो गांव में खेत खाल या फिर जो वहां आटा पीसा जाता है, आप देखा होगा, जहां चक्की गेहूं पिसने वाला जो दुकान होता है, वो क्या करते हैं? हैंडल मार के स्टार्ट करते हैं ना, फट 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 करता है मशीन, उसी को कहते हैं फीटर। फीटर, तो वही फीटर यहाँ पर लगा हुआ है। समझा? मेरे को उम्मीद है समझ गया होगा। आटा पीसने वाला जो गांव देहात में जो दुकान होता है, वहाँ पर हैंडल मार के स्टार्ट करते हैं और फट 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 आवाज़ करता है, वही फीटर यहाँ पर लगा है। तब फीटर में क्या होता है? गोल पहिया होता है। उस फीटर में क्या होता है? गोल पहिया। तो वही वाला गोल पहिया यहाँ पर है। ये फीटर का क्या है? गोल पहिया है। अब पहिया में क्या होता है? 4 नट बोल्ट होता है। वो पहिया में क्या लगा हुआ है? 4 नट बोल्ट होता है। अच्छा, तो वो जो फीटर का पहिया है नीचे, अच्छा ध्यान दे लो, ये क्या हो गया? तो इसको मोटर कहा जाता है। एनसीईआरटी इसको मोटर लिखा है, मोटर, ठीक है, लेकिन वास्तव में है क्या? फीटर, इसको समझ लो। तो एनसीईआरटी इसको मोटर लिखा है, तो हम इसको मोटर मान लेते हैं। अब मोटर का पहिया है ना जी, मोटर का पहिया है, तो इसको मोटर का घिरनी भी कह सकते हैं आप। मोटर का घिरनी, मोटर का घिरनी। गला खराब है यार, इसलिए बार बार हम ऐसे कर रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर में क्या रहेगा? यहां से देखो, हमारा मेन सिद्धांत यहां से काम करेगा। इसके ऊपर में एक बड़ा सा गोला रहेगा, एक बड़ा गोला रहेगा। यह स्तंभ, मैंने कहा था ना कि स्तंभ किस लिए होता है? स्तंभ अपने माथे के ऊपर किसी चीज का बोझ उठाने के लिए रहता है। तो ये जो स्तंभ है ना, स्तंभ के माथे पर एक बड़ा सा धातु का गोला रखा हुआ है। स्तंभ के माथे पर क्या है? बड़ा सा धातु का गोला रखा हुआ है।
अब इस गोला का सेंटर यहां पर हो गया, गोला का जो बड़ा सा धातु का गोला है इसका सेंटर यहां पर हो गया। अब इसके सेंटर पर एक और घिरनी रहेगा, एक और घिरनी रहेगा, यह भी घिरनी रहेगा धातु का, एक और घिरनी रहेगा। इस प्रकार से देखो एक बड़ा सा गोला हो गया धातु का, उसके अंदर में जो छोटा सा घिरनी है, घिरनी माने घूमने वाला, घिरनी मतलब पहिया, घूमने वाला। तो छोटा सा जो धातु का घिरनी है वह छोटा गोला का काम करेगा। यहां पर जो छोटा सा घिरनी है वो छोटा गोला का काम करेगा, और उसका सेंटर देखो बीच में हमने यहां पर दिया, 4 नट बोल्ट लगा दिया अलग से। तो यहां पर छोटा सा घिरनी है, उसका सेंटर यहां पर, और एक बड़ा सा धातु का गोला है उसका भी सेंटर यहां पर। ठीक है, तो ये जो घिरनी है इसको गोला समझ लो, छोटा सा धातु का गोला, और ये हो गया बड़ा सा धातु का गोला। तब बड़ा धातु का गोला और छोटा धातु का गोला दोनों का सेंटर एक स्थान पर हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2 सकेंद्री गोलीय संधारित्र बन गया। क्या बन गया? 2, एक ये वाला एक ये वाला, 2 सकेंद्री। सकेंद्री माने एक ही केंद्र रखने वाला, सकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र रखने वाला। इसका भी केंद्र यहीं पर और इसका भी केंद्र यहीं पर, 2 सकेंद्री गोलीय, देखो गोल है, गोलीय संधारित्र बन गया, 2 सकेंद्री गोलीय संधारित्र बन गया। उसमें ये हो गया छोटा गोला और ये हो गया बड़ा गोला। ये छोटा गोला का काम करता है, गोला होता नहीं है लेकिन छोटा गोला काम करता है। अब देखो नीचे हो गया मोटर का घिरनी और ऊपर हो गया देखो ये वाला घिरनी, घिरनी गोला काम करेगा। अब देखो तुमने देखा होगा वो गेहूं पिसने वाला जो दुकान होता है उसमें मशीन यहां पर लगा होता है, फट 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 करने वाला मशीन यहां पर लगा होता है, इससे धुआं निकलता है। ठीक है ना, इससे क्या निकलता है? धुआं निकलता है। और बगल में क्या होता है? गेहूं पिसने वाला मशीन होता है। बगल में क्या होता है? गेहूं पिसने वाला मशीन होता है। इसके ऊपर में यहां पर गेहूं डाला जाता है, तुम जानते हो, यहां से गेहूं पिसा के निकलता है बाहर। तो ये हो गया मशीन और ये हो गया देखो गेहूं पिसने वाला मिल। अमल की नहीं, मलकिनी बाय भी साथ में आए हैं मेला घूमने के लिए। तो ये हो गया क्या? गेहूं पिसने वाला मशीन, मिल जरा कहते हो। ये हो गया फीटर। तब फीटर और ये मशीन दोनों कैसे घूमता? याद करो, दोनों के बीच में एक पट्टा लगा होता है। फीटर और मिल दोनों के बीच में क्या लगा होता है? एक पट्टा, चौड़ा पट्टा लगा होता है। एक चौड़ा पट्टा लगा होता है जो यहां से ये फीटर के ये फीटर के ऊपर से जाता है और नीचे से घूम के आता है और इसमें से जुड़ जाता है। ऐसा ही ना होता है? गेहूं यहां से डालते, जैसे गेहूं यहां से डालता है, यहां से आटा बन के निकलता है। तो ये जो ऊपर में देखो तो फीटर और मील को मिलाने वाला जो ये पट्टा होता है, कैसा पट्टा होता है? चौड़ा पट्टा होता है, चौड़ा पट्टा होता है। तो यही चौड़ा पट्टा यहां भी लगा देना है, यही वाला चौड़ा पट्टा यहां भी लगा देना है। तब ना घूमेगा जी। मोटर वाला घिरनी क्या करेगा? मोटर वाला घिरनी इस छोटा धातु वाला घिरनी को घुमाएगा। ठीक है, जैसे यहां घुमाता है ना, ये ऊपर वाला बेल्ट जाता है इधर, ऊपर वाला बेल्ट को पट्टा भी कहते, ऊपर वाला बेल्ट या पट्टा इधर जाता है और नीचे वाला पट्टा इधर आता है। तब न से घूमते रहता है, मशीन से मिल चलता रहता है, गेहूं पिसाता है। वही काम यहां करना है। तो नीचे हो गया क्या? मोटर वाला घिरनी।
और ऊपर क्या हो गया, धातु वाला घिरनी। मोटर वाला घिरनी और धातु वाला घिरनी दोनों किससे जुड़ा हुआ है, एक मोटर वाला घिरनी धातु वाला घिरनी दोनों पट्टा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो पट्टा कैसा होता है, विद्युत रोधी का होता है। विद्युत रोधी मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने वाला। विद्युत रोधी का मतलब क्या हुआ, विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने वाला। तो ये पट्टा क्या होता है, विद्युत रोधी का बना होता है। देखोगे यार, धागा से बना होता है, हार्ड कठोर धागा से बना होता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विद्युत रोधी पट्टा, ये हो गया विद्युत रोधी पट्टा, समझा। ये हो गया विद्युत रोधी पट्टा और ये हो गया स्तंभ। उसके ऊपर में ये क्या है, धातु का गोला, धातु का गोला। अबे क्या बोला, धातु का गोला, ठीक है, सब नोट करते जाना। ये हो गया हौज, ये हो गया मोटर का घिरनी। अच्छा, ये हो गया धातु का घिरनी, इसको इधर नाम दे देते हैं। ये हो गया क्या, धातु का घिरनी। ये हो गया धातु का घिरनी और ये हो गया विद्युत रोधी पट्टा। अब देखो, नीचे जो विद्युत रोधी पट्टा है ना, इस पर एक ब्रश, जिसको ब्रुश कहते हैं, ब्रुश एक ब्रुश जुड़ा होता है, धातु का ब्रुश। ये क्या है, ये है धातु का ब्रुश, ये है धातु का ब्रुश। नीचे जो है जुड़ा हुआ है धातु का ब्रुश और यहां भी जुड़ा रहेगा मेरे भाई। यहां भी एक ब्रुश यहां जुड़ा रहेगा, धातु का ब्रुश। यह भी क्या है, धातु का ब्रुश। बस यही है स्ट्रक्चर किसका, वान डे ग्राफ जनित्र का। वान डे ग्राफ जनित्र का यही है स्ट्रक्चर। नीचे क्या है, हौज। हौज में क्या है, मोटर का घिरनी, मोटर का घिरनी। ऊपर में क्या है, स्तंभ। हौज के ऊपर में है स्तंभ, स्तंभ के ऊपर में है धातु का बड़ा सा गोला। बड़ा सा गोला के अंदर में क्या है, धातु का घिरनी। धातु का घिरनी और मोटर का घिरनी दोनों जो है आपस में विद्युत रोधी पट्टा से जुड़ा हुआ है। मोटर के घिरनी के पास धातु का ब्रुश लगा हुआ है। धातु का ब्रुश को तुम धातु के तार के समान समझ सकते हो। धातु का ब्रुश जो है धातु के तार के समान समझ सकते हो। इसको कार्बन ब्रश भी कहते, कार्बन ब्रश भी कहते इसको शायद, कोई बात नहीं। जहां पर धातु का ब्रुश हम लिख सकते हैं शौक से। धातु का ब्रुश लगा हुआ है और यहां पर धातु का ब्रुश लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? धातु का ब्रुश जो है, अब देखो यहां पर धातु का ब्रुश जो है यहां पर धन आवेश उत्पन्न करता है। धातु का ब्रुश यहां क्या करेगा, धन आवेश, किसी प्रकार धन आवेश उत्पन्न करता है। धातु का ब्रुश धन आवेश कैसे उत्पन्न करता है उसके पीछे हमको नहीं जाना, बस ये धातु का ब्रुश धन आवेश उत्पन्न करता है किसी तरह से, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं उतना पीछे नहीं जाना चाहता। तो धातु का ब्रुश क्या करता है, धन आवेश उत्पन्न करता है। अब धन आवेश उत्पन्न करता है, उसके बाद मोटर का घिरनी क्या होता है, घूमना शुरू हो जाता है। मोटर का घिरनी इस प्रकार से घूमना शुरू करेगा, ऐसे मोटर का घिरनी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा इस प्रकार से। घड़ी के दिशा में अगर मोटर का घिरनी घूमेगा तब पट्टा किधर जाएगा, ये पट्टा ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ऊपर वाला घिरनी किधर घूमेगा, ऊपर वाला घिरनी ऐसे घूमेगा,
ऊपर वाला घिरनी ऐसे घूमेगा। देख लो, नीचे घड़ी की दिशा में घूमेगा मोटर वाला घिरनी, तो धातु का पट्टा ऊपर जाएगा, धातु का पट्टा ऊपर जाएगा तो धातु का घिरनी भी घड़ी की दिशा में घूमेगा, और घड़ी की दिशा में घूमेगा तो इधर वाला पट्टा, ये दाहिने साइड वाला पट्टा क्या होगा, नीचे आएगा। इस प्रकार से पट्टा नीचे से, देखो पट्टा का ये भाग, पट्टा का बाएं साइड वाला भाग हमेशा ऊपर जाएगा, अब पट्टा के दाएं साइड वाला भाग हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि मोटर का घिरनी घड़ी के दिशा में घूम रहा, ऊपर भी धातु का घिरनी घड़ी की दिशा में घूम रहा। अब धातु का ब्रुश जो है यहाँ धन आवेश उत्पन्न करता है, तो धन आवेश उत्पन्न करता है, तो यह धन आवेश कहाँ पर जाएगा, विद्युत रोधी पट्टा पर जाएगा। ये धन आवेश कहाँ पर जाएगा, देखो ये धातु का ब्रुश किससे जुड़ा हुआ है, विद्युत रोधी पट्टा से जुड़ा हुआ है, तो धातु के ब्रुश पर जो भी धन आवेश है वह कहाँ जाएगा, विद्युत रोधी पट्टा पर जाएगा। तब विद्युत रोधी पट्टा से होते हुए विद्युत रोधी पट्टा पर जाएगा, और विद्युत रोधी पट्टा ऊपर जा रहा, तब विद्युत रोधी पट्टा अपने साथ धनावेश को ऊपर लेके जाएगा, अपने साथ धनावेश को ऊपर लेके जाएगा, और अपने साथ धनावेश को ऊपर लेके जाएगा। फिर बाद में देखो धनावेश दूसरे धातु के ब्रुश के संपर्क में आएगा, दूसरे धातु के ब्रुश के संपर्क में जब धनावेश आएगा, तब देखो तुमको हमने क्या पढ़ाया, आपको हमने क्या पढ़ाया, देखो जब धनावेश यहां पहुंचा तो किसके पास पहुंचा, छोटे गोले के पास पहुंचा, जिसका विभव हमेशा उच्च होता है। अब जब छोटे गोले के पास धनावेश पहुंचा तो यह धनावेश उच्च विभव के पास पहुंचा। अच्छा, ये बड़ा गोला का विभव हमेशा निम्न होता है, बड़े गोले का विभव हमेशा निम्न होता है, छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है। तो धन आवेश उच्च विभव वाला गोला से दूर भागेगा और इस धातु के ब्रुश के सहारे होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा, बड़ा गोला पर पहुँच जाएगा, और इस प्रकार से बड़ा गोला पर धनावेश क्या होगा, जमा होगा। बड़ा गोला पर क्या होगा, धनावेश जमा होगा, धनावेश जमा होगा। क्यों, क्योंकि धनावेश का नेचर है, क्या नेचर है कि यह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। छोटा गोला का विभव हमेशा उच्च रहेगा, बड़ा गोला का विभव हमेशा निम्न रहेगा। तो धनावेश हमेशा इस धातु के ब्रुश के सहारे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा और जमा होगा, ये कह रहे थे। तो इस प्रकार से काम करता है कौन, वान डे ग्राफ जनित्र। इस बड़े गोले पर धनावेश जमा होता रहेगा, इस बड़े गोले पर धनावेश जमा होता रहेगा, क्योंकि बड़ा गोला का विभव हमेशा क्या रहेगा, निम्न रहेगा, और छोटा गोला का विभव हमेशा क्या रहेगा, उच्च रहेगा। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धनावेश जाएगा और जमा होगा। इस प्रकार से जो है ना, इस बड़े गोले पर धनावेश इतना अधिक उत्पन्न हो जाता है, इस बड़े गोले पर धनावेश इतना ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है कि बड़ा गोला पर जो है ना 3 से 6 मिलियन वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। 3 से 6 मिलियन, 3 से 6 मिलियन वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। 3 से 6 मिलियन वोल्ट बहुत अधिक होता है जी। 3 से 6 मिलियन वोल्ट हम धन आवेश जमा करके बड़ा गोला पर उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से वान डे ग्राफ जनित्र के द्वारा बड़े गोले पर धनावेश जमा करते जाएंगे और बड़े गोले पर 3 से 6 मिलियन का वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। और जो आवेश जमा होता है ना, इससे जो है 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं। समझा? तो इस प्रकार से बड़ा गोला पर जो है बड़ा गोला पर इतना मिलियन वोल्ट उत्पन्न करते हैं। यही होता है क्या, वान डे ग्राफ जनित्र। यही बात को आपको लिखना है 5 मार्क में।
तो लिखना शुरू करें हम लोग। कहानी समझ में आया? एक बार फिर से बोल देते हैं, बस लिखना है। ये हो गया हौज, हौज में हो गया मोटर वाला घिरनी, घिरनी से जुड़ा हुआ है देखो धातु का ब्रुश। अच्छा, घिरनी से जुड़ा हुआ है विद्युत रोधी पट्टा, इस पट्टे से जुड़ा हुआ है ऊपर में धातु वाला घिरनी, हौज के ऊपर में है स्तंभ, स्तंभ के ऊपर में है बड़ा सा धातु का गोला, और यहां घिरनी से धातु का जो गोला है, घिरनी से धातु का गोला तार से ब्रुश से जुड़ा हुआ है। धातु का गोला और ये धातु का गोला और ये घिरनी जो है एक धातु के ब्रुश से जुड़ा हुआ है। ब्रुश क्या करता है? ब्रुश जो है ना, बस धातु का ब्रुश क्या करता है? घिरनी में रगड़ मारता रहता है, घिसता रहता है। ये देखो, ये हो गया क्या? पट्टा हो गया, ये हो गया पट्टा। ये धातु का ब्रुश उसमें सटा रहेगा। इसका लाभ क्या होगा? पट्टा जो है ऊपर जाएगा और ये रगड़ता रहेगा। धातु का ब्रुश पट्टा में क्या करेगा? घर्षण करता रहेगा। इसका लाभ क्या होगा? पट्टे के सहारे जो भी आवेश ऊपर आएगा, सब आवेश धातु के ब्रुश में सट करके कहां चल जाएगा? बड़े वाले गोले पर चल जाएगा। तो यहां भी धातु का ब्रुश घर्षण करने के लिए होता है। विद्युत रोधी पट्टा में धातु का ब्रुश घर्षण करने के लिए होता है, घर्षण करके धनावेश पट्टे पर देता रहता है। और यहां भी धातु का ब्रुश पट्टा में घर्षण करने के लिए रहता है, घर्षण करके पट्टा का धनावेश को लेकर बड़ा गोला पर जमा करता है। ठीक है, तो ये घूमेगा घड़ी के दिशा में, तो पट्टे के सहारे धनावेश ऊपर जाएगा, धनावेश ऊपर आएगा, तो फिर ब्रुश के सहारे, धातु के ब्रुश के सहारे धनावेश कहाँ चल जाएगा? बड़ा गोला पर चल जाएगा। कोई शिकायत हो तो कमेंट करना, बताना हमको क्या इसमें दिक्कत है। सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखना पड़ेगा तुमको। सिद्धांत में क्या लिखोगे? सिद्धांत में क्या लिखोगे? वही बात लिखोगे जो दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में तुमने पढ़ा। लिखेगा सिद्धांत में दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है। एमल की नहीं जाना जी, एक बटुआ पैसा जाना घूमे जी। छोटे गोले का विभव दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है, हमेशा उच्च होता है। और बड़े गोले का विभव बड़े गोले का विभव हमेशा जाना में, लेकिन कौन तो आदमी है जी? बड़े गोले का विभव हमेशा निम्न होता है, बड़े गोले का विभव हमेशा निम्न होता है।
दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है, बड़े गोले का विभव हमेशा निम्न होता है। अब यहां पर लिखेंगे उस गोलीय संधारित्र की धारिता को भी बता देना। इस गोलीय नहीं, इस सकेंद्री गोलीय निम्न होता है। दो अक्षधारता के बारे में बता देना। दो सकेंद्री गोलीय संधारित्र में छोटे गोले का विभव हमेशा उच्च होता है, बड़े गोले का विभव हमेशा निम्न होता है। इस सकेंद्री गोलीय संधारित्र का धारिता इस सकेंद्री गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्मॉल r बटा कैपिटल R माइनस स्मॉल r होता है। ये बात को बता देना, जो जरूरी नहीं है फिर भी बता देना। 5 नंबर में तुमको नंबर उठाना है ना, तो एक्स्ट्रा बात भी लिखना पड़ेगा। अब लिखना, यदि दोनों गोले को तार से जोड़ दिया जाए, ये क्या है, छोटा गोला जिसका विभव उच्च है, ये है बड़ा गोला जिसका विभव निम्न है। अब दोनों गोले को जब तुम तार से जोड़ दोगे तो धन आवेश हमेशा छोटे गोले से बड़े गोले की ओर जाएगा, क्योंकि धन आवेश का नेचर है कि वह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। यहां पर तुम तीर से दिखा सकते हो कि धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। यदि दोनों गोले को धातु के तार से जोड़ दिया जाए, धातु के तार से जोड़ दिया जाए तो धन आवेश हमेशा छोटे गोले से धन आवेश हमेशा छोटे गोले से बड़े गोले की ओर जाता है और बड़े गोले पर जमा होता है। और बड़े गोले पर जमा होता है। ये हुआ सिद्धांत किसका, वान डे ग्राफ जनरेटर का। ये हुआ सिद्धांत। तो अब तुम क्या करो, सबसे पहले फिगर बना लो, फिगर बना करके सिद्धांत को लिखो, फिर क्रिया विधि जो हम यहां समझा रहे थे, क्या समझा रहे थे क्रिया विधि, कि नीचे से घिरनी पहले घड़े की दिशा में घूमेगा, तब विद्युत रोधी पट्टा पर नीचे वाला धातु का ब्रोश विद्युत रोधी पट्टा पर धनावेश को जमा करता है, देता है। उसके बाद धनावेश पट्टे के सहारे ऊपर वाले घिरनी के पास पहुंचता है, तब ऊपर वाला धातु का ब्रोश पट्टा से धनावेश को प्राप्त कर लेता है और धातु के ब्रोश से होते हुए धनावेश बड़ा गोला पर जाके जमा होता है। यह हुआ क्रिया विधि। बस इतना सा लिखना है। तो आप फिगर बना लो,
ये सिद्धांत लिख लो, फिर हम इसको मिटा देंगे, फिर उसके बाद हम आगे क्रिया विधि लिखेंगे। ये देखो तितली आई है पढ़ने के लिए यार, तुम लोग पढ़ने नहीं आते लेकिन तितलियां आती है पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं पॉज करता हूं, पॉज करके इसको लिख लो यहां पर। ठीक है, अब लिखते हैं इसका क्रिया विधि। क्रिया विधि हम क्या लिखेंगे? ये क्या था? ये था मोटर का घिरनी। तो लिखेंगे क्रिया विधि में जब मोटर का घिरनी घड़ी के दिशा में घूमता है, जब मोटर का घिरनी घड़ी के दिशा में घूमता है, तब विद्युत रोधी पट्टा का, कौन वाला? ये बायां वाला। तब बाईं तरफ का विद्युत रोधी पट्टा ऊपर जाता है, तब बाईं तरफ का विद्युत रोधी पट्टा ऊपर जाता है। इस पट्टे पर नीचे वाला धातु का ब्रश धन आवेश को क्या करता है? डालता है। इस पट्टे पर नीचे वाला धातु का ब्रश इसको कई लोग कार्बन ब्रश भी कहते हैं, धातु का ब्रश के बदले कार्बन ब्रश भी लिखते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। इस पट्टे पर नीचे वाला धातु का ब्रश धनावेश डाल देता है। पट्टे के सहारे धनावेश ऊपर जाता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं बाएं पट्टे का, पट्टे का देखो दो भाग है, एक पट्टा बाईं तरफ है और एक पट्टा दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ वाला पट्टा नीचे आता है, अब बाएं तरफ वाला पट्टा ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मोटर के घिरने को घड़ी के दिशा में घुमाया है। इस पट्टे पर नीचे वाला धातु का ब्रश धनावेश डाल देता है। पट्टे के सहारे धनावेश ऊपर घिरनी के पास चला जाता है। ऊपर घिरनी के पास चला जाता है। घिरनी के पास पट्टे से दूसरा धातु का ब्रश जोड़ा हुआ है। ये क्या है? ये भी तो धातु का ब्रश है।
घिरनी के पास दूसरा धातु का ब्रुश जुड़ा होता है। दूसरे धातु के ब्रुश के साथ दूसरे धातु के ब्रुश के सहारे दूसरे धातु के ब्रुश के सहारे धनावेश दूसरे धातु के ब्रुश के सहारे धनावेश बड़े गोले पर जाकर जमा होता है। बड़े गोले पर जाकर बड़े गोले पर जाकर जमा होता है। बड़े गोले पर जाकर जमा होता है। दूसरे धातु के ब्रुश के सहारे धनावेश बड़े गोले पर जाकर जमा होता है। इस प्रकार इस प्रकार बड़े गोले पर कैसा आवेश जमा हो, कैसा विभव जमा होगा, उच्च विभव के निम्न विभव। तो जहां पर धन आवेश जमा होता है उसे कहते हैं हम लोग उच्च विभव। तो लिखेंगे क्या, इस प्रकार बड़े गोले पर अति उच्च विभव जमा होता है। इस प्रकार बड़े गोले पर अति उच्च विभव जमा होता है। तो आपने क्या लिखा, चित्र देना है, चित्र में क्रिया विधि चला गया। क्रिया विधि को तुम अलग से मत लिखना, सॉरी माफ करो, चित्र में तुम्हारा बनावट चला गया, बनावट के लिए तुम अलग से लाइन मत लिखना। वो थोड़ा सा चित्र गड़बड़ा गया, मिटाते समय गड़बड़ा गया था। तो चित्र में तुम्हारा बनावट चला गया, सिद्धांत तुमने अलग से लिख दिया, चित्र में चला गया बनावट, क्रिया विधि में तुम इतना सा लिख देना। जो हमने समझाया वही तो लिखा है यहाँ पर। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव के लिए ये है कि वान डे ग्राफ यंत्र में कैसा विभव उत्पन्न होता है, उच्च विभव के निम्न विभव। तो वान डे ग्राफ यंत्र में उच्च विभव जमा होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। वान डे ग्राफ यंत्र में कैसा विभव जमा होता है जी, तो उच्च विभव जमा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव देता है तुमको। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम पहले इसको नोट कर लो, फिर बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम यहाँ पर इसको मिटा करके लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट नोट करो कम से कम ऑब्जेक्टिव के लिए। एक ऑब्जेक्टिव तो हमने अभी अंडरलाइन करवाया था कि वान डे ग्राफ यंत्र में उच्च विभव को उत्पन्न क्या आता है। वान डे ग्राफ यंत्र में उच्च विभव उत्पन्न क्या आता है, एक ऑब्जेक्टिव में ये आता है। दूसरा, वान डे ग्राफ यंत्र में आप कितना वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं, वान डे ग्राफ यंत्र से आप कितना वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो है ना 6 से 8 मिलियन, एनसीईआरटी तो लिखा है बस इसमें कई मिलियन तक, तो कई मिलियन तक कहाँ तक,
एनसीईआरटी लिखा हुआ है कि वान डे ग्राफ जंत्र से कई मिलियन तक उच्च विभव उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें परफेक्टली लिखाते हैं कि वान डे ग्राफ जंत्र के द्वारा वान डे ग्राफ जनित्र द्वारा 6 से 8 मिलियन तक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। वान डे ग्राफ जंत्र द्वारा 6 से 8 मिलियन तक उच्च विभव उत्पन्न किया जा सकता है। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, देखो कहीं भी चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, तो आवेश से क्या निकलेगा? आवेश से निकलेगा विद्युत क्षेत्र। कहीं भी अगर आवेश है तो आवेश से क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र निकलेगा। तो यहाँ जो चार्ज उत्पन्न हो रहा, बड़े गोले पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा, उससे कितना विद्युत क्षेत्र बन सकता है? तो एनसीईआरटी में इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस जनित्र के द्वारा 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर तक विद्युत, याद रखना इसको भाई, 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यह हुआ वान डे ग्राफ जंत्र की कहानी, जो अगर 5 मार्क में आवे तो तुमको इतना लिखना पड़ेगा, और अगर तुम 5 मार्क में याद नहीं करना चाहते हो तो ये वाला पॉइंट दोनों को याद रखना है, और साथ में ध्यान रखना है कि ये वान डे ग्राफ जंत्र में उच्च विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, वान डे ग्राफ जंत्र में उच्च विभव उत्पन्न होता है। कितना वोल्ट उत्पन्न होता है? तो 6 से 8 मिलियन तक उच्च विभव उत्पन्न होता है। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर तक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सारी बातें ध्यान रखना है आपको। ये खत्म हुआ वान डे ग्राफ जंत्र में बड़ा क्वेश्चन। अब इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि वान डे ग्राफ जंत्र में जो बेल्ट होता है वो विद्युत रोधी का क्यों बना होता है? उसको हम अलग क्वेश्चन में पढ़ाते हैं, इसको हम अलग छांट के, ठीक है, इसको अलग हटा के बनाते हैं।